नमस्कार। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और आज इस परिचर्चा में हमारे बीच में हैं डॉक्टर चेत नारायण सिंह जी, विधिवेत्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र जी। हम सब आप लोगों से जानना चाहते हैं आखिर मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी डॉक्टर साहब? मानवाधिकार का जहाँ तक विषय है, मानवाधिकार पूरे दुनिया के अंदर अधिकारों की मांग होती है। दुनिया में जितने भी 1948 तक दुनिया के जितने देश थे, सब में लगभग एक संवैधानिक व्यवस्था, एक संविधान लागू हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसी जरूरत पड़ी कि बच्चों का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, जो शासक वर्ग है उससे जो है शोषित वर्ग के अधिकारों की बात आई, तो उस पर दुनिया के मंचों पे एक बात आ गई कि नहीं, मनुष्य का भी अधिकार कहीं असुरक्षित है। इसलिए आज ही के दिन 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने की बात हुई और यहीं से ये हुआ कि नहीं, इसको हम संगठन के रूप में, मंच के रूप में लेकर के आए। एक तरफ पश्चिम के देश जो कहते हैं कि हम बहुत उदारवादी सोच के हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन पश्चिम में ही 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक ऐसा देखा गया है कि मानवाधिकारों की सर्वाधिक वहाँ लोगों पर कुठाराघात हुए, लोगों के साथ अत्याचार हुए, कदाचार हुए, चाहे वो दास प्रथा हो, चाहे रंग भेद हो, चाहे लोगों को मत का अधिकार हो, ये तमाम प्रकार की बातें आई। जबकि भारत तो गुलामी के कालखंड में, इसके पहले भारत तो सर्वभौम सुखने की बात करता है, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। फिर भी आखिर यह मानवाधिकार, भारत तो कर्तव्य की बात करता है, भारत तो इसमें से मानवाधिकार की यहाँ पर कैसी स्थिति रही उस समय? ये तो गुलामी के कालखंड में आखिर आपको क्या लगा, क्या क्या दिक्कतें थी भारत में? भारत में जो से दुनिया में बताया कि 1948 में मानवाधिकार की बात शुरू हुई, लेकिन उससे पहले से भारत में अगर भारत के वेदों का, पुराणों का अध्ययन करिए तो जिस प्रकार का भारत के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो भाव रहता था, मानव के हितों की रक्षा करने के लिए जो भाव रहता था, वो कोई पश्चिम के देशों ने एक ऐसा संगठन बनाया या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि मानवाधिकार होना चाहिए, इसलिए 80 में इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ। उससे पहले से, जैसा कि आपने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, ये कोई 1948 का दिया हुआ शब्द नहीं है, तो ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कोई नया शब्द नहीं है, पहले से चला आ रहा है। तो भारत तो समग्र संसार के सुखी होने की बात करता था। पॉलिटिकल थिंकर अरस्तु ने कहा कि सब सिद्धांत अच्छे होते हैं, उसको पालन करने वाले लोग कैसे हैं? भारत में भी जिस वेद पुराण तमाम बातें यहाँ कर रहे हैं, पोगा पंथ के कारण लोगों को लगा कि यहाँ कहीं ना कहीं से हमारे धार्मिक तंत्र मंत्र बाकी सब चीजें बढ़ी और उसके कारण से भारत आपस में, पंथों की आपस में टकराहट और कर्मकांड के द्वारा लोगों को लगा कि यहाँ कोई ब्राह्मणवाद अधिक आ रहा है और बहुत ही लोगों का शोषण हो रहा है, ऐसी कुछ बात आई क्या? देखिए, जहाँ तक मानवाधिकार, दुनिया के मानवाधिकार की बात करें और भारत के मानवाधिकार की बात करें, तो भारत में विधि की स्थापना मनु से हुई, मनु स्मृति के रूप में आए, और उसके बाद बृहस्पति स्मृति में स्त्री धन की बात आई, स्त्रियों के अधिकार की बात आई। उसके बाद जो है वाणिज्यिक विधि की आई, व्यापारियों का क्या अधिकार हो। ऐसा तो नहीं कि राजा वर्ग जो है व्यापारियों का शोषण करे, कर्मचारियों का शोषण करे, तो अधिकारों की बात तो यहाँ पहले आई और यहाँ पशु पक्षियों से लेकर के सबके अधिकारों की बात हम करते हैं, तो भारत में इसकी परिभाषा अलग हो जाती है। लेकिन चूंकि भारत में बीच का जो कुछ कालखंड रहा जिसमें विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने अपनी संस्कृति और अपने प्रभाव के भारत के ऊपर छोड़ा और भारत का शोषण किया, तो कहीं न कहीं यहाँ की जो मानवता थी वह उनके शोषण से त्राही त्राही करने लगी और उनके अधिकार प्रभावित हुए। आधुनिक भारतीय चिंतक महात्मा गांधी, उन्होंने जिस प्रकार से, जैसे पश्चिम में रंग भेद चलता था, यहाँ भी जातीयता चलती थी और कहा जाता था कि नीची जाति को लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुए, उसमें क्या रहा? ऐसे रंग भेद और जातीयता, इन दोनों को लेकर के कहीं न कहीं मानवाधिकार का हनन कैसे हो रहा था? भारत ने तो भाव प्रकट किया है कि हर एक मुसाफिर के उर में करुणा का भाव जगाना है और जो व्यक्ति बिलखता है गिरकर उसको भी गले लगाना है। सबको गले लगाने की जो विचार है, जो सोच है, वो भारत में है। तो भारत में जिस प्रकार से गांधी जी ने जो भाव प्रकट किया, आज गांधी जी की देखिए दुनिया भर के लोग अनुयायी बन रहे हैं। क्यों? कि गांधी जी ने जिस प्रकार से मानव के अधिकारों को लेकर के, मानव की सेवा के लेकर के अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया और जिस प्रकार से वो सबको, ना गांधी जी के अंदर गोरे काले का भेदभाव नहीं था। भारत में रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, किसी भी रंग के रूप के हो, किसी भी वेशभूषा के हो, सब लोग अपने हैं, सारा समाज अपना, हर व्यक्ति अपना है, तो सबको लिए साथ में आगे बढ़ना है। ये तो सिद्धांत की बात हुई।
जहां तक व्यवहार की बात है, भारत में ही दास प्रथा में यहाँ से लोगों को ले जाकर के पश्चिम में तमाम काम कराए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वहां नस्ल भेद की भी बात उठती थी। और भारत में भी जिस प्रकार से जो चीजें कही जाती थी कि व्यवहार और सिद्धांत दोनों अलग अलग है, सब सैद्धांतिक रूप से सब अच्छा रहा, लेकिन व्यवहारिक रूप में कहीं ना कहीं गुलामी के कालखंडों में उनके द्वारा विभेद पैदा किया गया, उनसे नीच कर्म कराए गए, उनको ऊपर प्रताड़ित किया गया। ऐसे में आज जिस प्रकार से आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और भारत G20 का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा हुआ है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, भारत की तरफ झुक रहे हैं, ऐसे में आज भारत का जो वह नया चेहरा, बदलता भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसमें क्या है आज की सोच? देखिए, जहां तक आज के परिवेश में मानवाधिकार की दो तरह से यहाँ पर एक सदुपयोग भी हो रहा है, तो दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरह से मानवाधिकार के आड़ में हमारे जो विरोधी शक्तियां हैं वो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रही हैं, हमारे लोगों को किसी न किसी रूप में भड़का रही हैं। जिस तरह से अभी बात आई नक्सल की, उग्रवाद की बात आई, आतंकवाद की बात आई, तो इनको कहीं न कहीं से जो हमारे विरोधी लोग हैं उनको उकसा रहे हैं और मानवाधिकार की आड़ में इनको आगे फलीभूत कर रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जो हमारे देश में कई वर्षों के कालखंड में गुलामी रही, विशेषकर प्रभाव अंग्रेजों का रहा, शासन व्यवस्था सारी कुछ, न्यायालय की व्यवस्था सब कुछ उन्हीं के पास थी। तो यहाँ का जो वर्ग था, जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पश्चिमी के देशों में हुई, फिर यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ, तो एक प्रकार से हम लोग यहाँ की संस्कृति को आधा भूल गए या लगभग भूल गए, वहाँ के अपनाए और एक मन में एक मानसिकता चालाकी की आ गई, इन्हें हम किस तरह से किसी को धोखे में रख के, किसी को प्रताड़ित करके किस तरह से हम अपना काम निकालें। तो इससे जो मानवता थी, यहाँ की जो भारत देश की मानवता थी, वो प्रभावित हुई, लोग पीड़ित हुए। जो गरीब हुआ वो गरीब होता चला गया, जो अमीर हुआ वो अमीर होता चला गया। ऐसी स्थिति में उनके अधिकारों की जहाँ तक बात करें, आज की जो सरकार है, आज जिस तरह से हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को अन्न, हर व्यक्ति को कपड़ा की बातें सरकार कर रही, मानवाधिकार के लिए एक अच्छी पहल है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अंत्योदय के सिद्धांत पर चल करके काम करने की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि एक बौद्धिक गुलामी से हमको आगे बढ़ना है, निकलना है, और जो आप बात कर रहे थे नक्सल और मानवाधिकार की आड़ में कश्मीर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, पंजाब में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, छत्तीसगढ़ में जिस पर, यानी आंतरिक सुरक्षा पर जिस प्रकार का खतरा है और उसको आड़ लेकर के जिस प्रकार से राष्ट्रीय ताकतें राजद्रोह कर रही हैं और बचाने का प्रयास कर रही हैं, उसमें से इसका क्या निदान है? अब जैसे एक आप शब्द आया है, अर्बन नक्सल चला है आजकल। वो अर्बन नक्सल क्या है? वो लोग अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में है, कोई विश्वविद्यालय कॉलेज में है, कोई जो है मीडिया सेक्टर में है। उनका काम क्या है कि जो इस प्रकार के अराजक तत्व है, जो वास्तव में मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो मानवों को प्रताड़ित करता है, प्रताड़ित करने वालों को संरक्षण देने वाला एक अर्बन नक्सल जो डेवलप हुआ है, जिसकी बार बार मोदी जी भी जिक्र करते हैं। ये जो नया प्रकार का एक नक्सल आया है और जो समाज में विभेद पैदा कर रहा है, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है कि भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में ये हो रहा है और हकीकत कुछ और है। तो उसी को लेकर के भारत की सरकार या प्रमुख लोग इसको ला रहे हैं कि भाई समाज में जागरूकता फैलना चाहिए, लोगों को हकीकत बताना चाहिए, और धीरे धीरे ये जो मानव अधिकारों की बात करने वाले जो दोगली राजनीति करते थे, उनका चरित्र उजागर हो रहा है, क्योंकि भारत प्रभावी रूप से अपनी बात को दुनिया के सामने रखने में डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आज स्थिति है कि भारत की अपेक्षा दुनिया के अन्य देशों में कई महिलाओं के मताधिकार की बात है, नस्ल भेद के आज भी नस्ल भेदी तमाम नारे उठते हैं, अमेरिका से लेकर के बाकी इंग्लैंड में नस्ल के आधार पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, आज भी महिला मताधिकार और ऐसे कई प्रकार की पश्चिम के देशों में ज्यादा इस प्रकार की समस्या है। चूंकि हम अपनी चर्चा में अभी इसको पूर्व भी मैंने कहा है कि भारत में जो मानवाधिकार की परिभाषा है दुनिया के अन्य देशों में अलग है। भारत में इस सबकी जागरूकता प्राचीन काल से थी। जो हमारे यहाँ एक कह सकते हैं सांस्कृतिक सभ्यता जो थी यहाँ पर थी। आज की जो सिचुएशन है, चूंकि कालांतर में जो है, जो हमारे पीछे के साल रहे हैं उसमें जो आक्रमणकारी है, विशेषकर अंग्रेजों का ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो पूरे दुनिया की जो संस्कृति है भारत में उन्होंने एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था से लेकर के घर के किचन तक, आदमी के रहन सहन पहनावे तक को उन्होंने प्रभावित किया।
और उनकी शोषण करने की राजनीति। ऐसे जैसे अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, वैसे सर्वाधिक अगर देखा जाता है तो मानवाधिकार का हनन मुस्लिम समुदाय भी करता है कट्टरता के नाम पर। ऐसे आपका उसमें क्या है विचार? अब जैसे मुझे याद है कि भारत में जो है कुछ प्रमुख लोग जो है आजादी को लेकर के एक अभियान चलाते थे। जैसे सुभाषिनी अली एक नाम हुआ करता था कि उनका कहना था कि महिलाओं को आजादी होना चाहिए, और किस प्रकार की आजादी की बात करते थे। और जबकि स्वयं सुभाषिनी अली जिस समुदाय से रहने वाली है वहां स्वयं महिलाओं को आजादी नहीं है, लेकिन भारत में विभेदीकरण पैदा करने के लिए एक अभियान चला करके महिला आजादी होना चाहिए, फिर धार्मिक आजादी होना चाहिए, तमाम प्रकार की ये आजादी जो बात करते हैं ये स्वयं जिस कौम से या जिस संप्रदाय के रहने वाले हैं वहां आजादी नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ मुड़ करके उनकी आजादी की ऐसे बात करके दुनिया के सामने संदेश देना चाहते हैं कि भारत में सभी प्रकार की छूट नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान में भी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की बात हुई है, मौलिक कर्तव्य है यहाँ। तो अगर कहीं कर्तव्यों के साथ साथ अधिकार की बात में कहीं अधिकारों का हनन होता है तो न्यायिक प्रक्रिया में क्या है इसकी? देखिए, इसके दो पहलू, एक तो सुधारात्मक प्रक्रिया है, एक दंडात्मक प्रक्रिया है। सुधारात्मक प्रक्रिया में सरकार ने एक पहल की है जिसको दुनिया के सारे लोगों ने माना है। जैसे हमारी भारत की सेनाएं हैं, भारत के कुछ प्रमुख संगठन हैं, कुछ ऐसे सशस्त्र बल संगठन हैं जो मानवाधिकार, मानव के अधिकारों का सही उनको ज्ञान कराया जाए, उसके लिए प्रशिक्षण, एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक लोगों को ले जाना, लोगों के बीच में रहना, जो लोग उनको मोटिवेट करके मानवाधिकार के आड़ में गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, जिसकी दुनिया में इसकी डिमांड भी है। भारत की सेना के लोग, ऐसे हमारे सशस्त्र बल के संगठन के लोग और भी संगठन के लोग दुनिया में शांति सेना के रूप में, मानवाधिकार सेना के रूप में लोग चाहते हैं। क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि भारत पहले एक सांस्कृतिक रूप से संपन्न देश था, यहाँ की सोच काफी विकसित थी, इसलिए बीच के कालखंड में गिरावट आई, हम अपने मूल से हटे, उस बात से अपने हम कहीं न कहीं प्रभावित हुए, हटे हैं या भूल गए हैं, या सोसाइटी के प्रयोग से बात हटी है। और रही बात दंड की, दंड विधान की बात जो कही गई, तो निश्चित तौर पर अधिकार के नाम पर, मौलिक अधिकार के नाम पे, कर्तव्य के नाम पर अगर कहीं न कहीं सोसाइटी में यह अक्सर आता है कि जिसके हाथ में शासन सत्ता आ जाती है या कुछ शक्तियां आ जाती हैं तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। भारत इसके लिए कहा जाता है कि विधि के लिए स्वर्ग है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे संविधान तो भारत का बना, लेकिन कारण क्या है कि सांस्कृतिक देश होने के नाते, एक सोसाइटी, एक कल्चर होने के नाते अभी दोनों में सामंजस्य बन रहा है, तो इसलिए ज्यादा अवसर है डिस्टर्ब करने के। कहीं भी कोई आदमी अधिकारी हो जा रहा है, यहीं का एसपी बन जाए तो लोगों से घूस लेने लगे, डीएम बन जाए या किसी भी प्रभावित पद पे चला जाए, इस पे भी काम हो रहा है और दोनों चीजों को जोड़ने का काम हो रहा है। और मानवाधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है, कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो हमारी न्यायालय जो है उनको 226 में अधिकार है कि अगर कहीं कानून के फ्रेम में ये बात नहीं आती है, कभी कभी ये समस्या हो जाती है कि विधि जो बनी है, कानून बने हैं, जो कुछ एक्ट बने हैं, अब कुछ ऐसे अपराध हो रहे हैं मानवाधिकार के आड़ में जहां वह कानून की नजर नहीं पड़ पा रही है। तो इसमें संविधान ने 226 का अधिकार जुडिशरी को दिया है कि 226 में आप उस चीज को देख करके आप स्वतः निर्णय तत्काल परिस्थिति के लिए ले सकते हैं, जब तक के लिए कोई कानून न बने। सर्वाधिक जो मुकदमे हैं मानवाधिकार संगठनों द्वारा, अन्य लोगों द्वारा, वह सुरक्षा बलों के ऊपर, और वह एक प्रकार से भारत में तो जितने मुकदमे हैं उसमें से अधिकांश मुकदमे सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, और मानवीयता के नाम पर अनेकों प्रकार के मुकदमे होते हैं, केस होते हैं, सरकार से लड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या है ऐसी पहल? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मानवाधिकार को एक अपने निजी लाभ के लिए एक अस्त्र बनाना चाहते हैं। अभी कश्मीर में एक मुद्दा आया कि एक जो है कर्नल जो है अपनी जीप पर एक आतंकवादी को बांध करके ले जा रहा है। तो आप आए दिन देखते हो कि वहाँ पथराव हो रहा है, साधारण पब्लिक को लोग ले आ रहे हैं, 100, 200, 400, 500 रुपए दे करके कह रहे हैं पत्थर मारो, और फिर कह रहे हैं कि भैया इनका अधिकार सुरक्षित नहीं है इसलिए ये उग्र हो गए। लेकिन जब उस भीड़ के एक आदमी को उन्होंने जीप पर बांधा और आर्मी के लोग गए तब उनको पत्थर नहीं मारे। तो ये हुआ कि विधि में भी कहा गया है कि विधि में दोनों बात कही है कि बिना दंड के व्यवस्था के कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती, कोई भी राज्य, कोई भी देश नहीं चल सकता।
तो अब ये चिन्हित करना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ सरकार सारी मुहैया आपको उपलब्ध करा रही है, विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास स्पेशल पैकेज है मानवाधिकार के नाम पे, और इसमें हमारी सेना लगी हुई है, तीनों सेनाएं, वहाँ के लोगों को ले करके अन्य प्रांतों में भी उनका कैंप होता है, उनका प्रशिक्षण होता है, उनको पढ़ने लिखने की व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मानवाधिकार के नाम पे उनको जो है बरगलाते हैं, कहते हैं आप ऐसा करिए, और उसके बाद वो फायदे के नाम पर, या कह सकते हैं कि उनके जो मानसिक या उनके स्थिति का लाभ उठा करके उनको मानवाधिकार की आड़ में उनको आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर